नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अगले लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के लगातार हो रहे हमले की धार को कुंद करने के लिए मोदी सरकार इस शनिवार को एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगले साल दिसंबर तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा को पूरी करने की दिशा में पहला बड़ा कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। शनिवार को रोजगार मेले के तहत देश भर में 75,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। हालांकि विपक्ष रोजगार को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमले करते आया है। विपक्ष पूछता आया है कि 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभर कर आया है। बिहार और यूपी में विपक्षी दलों के अच्छे प्रदर्शन के पीछे युवाओं की नाराजगी भी एक बड़ा कारण मानी जा रही है। राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को वो एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी की कोशिश इन्हीं आरोपों को जवाब देने की है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस की ओर से अभय दुबे जी हैं, बीजेपी की ओर से सूर्या मैथिल जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन आपके पास आने से पहले मैं जरा समझना चाहूंगा कि पूरा मामला आखिर है क्या और क्यों मोदी सरकार को यह कदम उठाने की जरूरत पड़ रही है। जो फैसला किया गया है बेरोजगारी पर वार, पीएम मोदी शुरू करेंगे रोजगार मेला। ये रोजगार मेला शुरू किया जा रहा है। 10 लाख भर्तियों का बड़ा अभियान है जो अगले साल दिसंबर तक पूरा किया जाना है और इसकी शुरुआत इस शनिवार को यानी परसों सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी, जब पूरे देश में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जो कहा गया है पहला जो चरण है उसमें 75,000 युवाओं को नौकरियां केंद्र सरकार देने जा रही है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन सभी 75,000 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। ये कहा गया है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई है इसमें तकनीक का प्रयोग किया गया ताकि जो प्रक्रिया है वो आसान हो सके और तेजी के साथ पूरी की जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम होगा और 25 अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्री भी इन राज्यों में मौजूद रहेंगे। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान है वो उड़ीसा में रहेंगे, पीयूष गोयल महाराष्ट्र में रहेंगे, निर्मला सीतारमण तमिलनाडु में रहेंगी, अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ में, अश्विनी वैष्णव राजस्थान में, महेंद्र पांडे यूपी में होंगे, अर्जुन मुंडा झारखंड में दिखाई देंगे, गिरिराज सिंह बिहार में होंगे और मनसुख मांडविया गुजरात में होंगे। इसके अलावा सांसदों से भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि सभी मंत्रालय और विभाग इस भर्ती अभियान में जुटे हुए हैं। मौजूदा खाली पदों को भरा जा रहा है। यह पूरा अभियान युद्ध स्तर पर चलाने का फैसला किया गया है और इसमें देश भर से युवाओं की भर्तियां हो रही हैं। भारत सरकार के 38 मंत्रालय और अलग अलग विभागों को नौकरियां देने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के दोनों ही यानी राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों ही ग्रुप के और साथ ही ग्रुप सी में भी भर्तियां की जा रही हैं। सीएएफ, पीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आईटी इंस्पेक्टर, बैंक ऑफिसर, टीचर, नर्स, ये तमाम पदों पर भर्तियां हो रही हैं और मंत्रालय खुद भी अपनी भर्ती अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी को भी भर्तियां करने के लिए कहा गया है और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया गया है ताकि जो अप्लाई कर रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। और चुनौती बड़ी है क्योंकि मार्च 2019 तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक हर 5वां सरकारी पद खाली है। कोविड शुरू होने से पहले के ये आंकड़े हैं और जाहिर सी बात है कि कोविड के दौरान भर्ती प्रक्रिया में बाधा आई थी, इस कारण भर्तियां नहीं हो पाई हैं और कोविड काल में देश भर में बेरोजगारी भी बढ़ी है। बड़ी संख्या में पद खाली हैं। करीब 23% सरकारी पद केंद्र सरकार के रिक्त हैं। 1 मार्च 2019 तक 31.43 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 40,66,000 है। तो करीब 10 लाख पद जो है वो खाली दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी का आंकड़ा भी डरा रहा है। इस बार अगस्त में बेरोजगारी की दर 8.3% रही सीएमईआई के मुताबिक और जो कि 1 वर्ष में सर्वाधिक है और जुलाई में ये 6.8% थी। तो अगस्त में इस साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर देखने को आई है। तो जो मकसद है सरकार का बेरोजगारों को संदेश देने का, विपक्ष की हमले की धार को कुंद करना, क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं अभय जी और सूर्य प्रकाश जी। अभय जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। 75,000 युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं। शनिवार को ये नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। अगले साल दिसंबर तक 10 लाख भर्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है।
क्या आपको लगता नहीं है कि इससे जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता आ रहा है मोदी सरकार पर, उसकी जो हमले की धार है वो कुंद हो जाएगी? अखिलेश जी, आपकी रिपोर्ट बताती है कि ये सरकार के 8 साल का कार्यकाल मैक्सिमम पॉलिटिक्स और मिनिमम गवर्नेंस का रहा है। 40,35,203 पद थे। अभी 7वें महीने में सरकार ने बताया कि उसमें से 9,79,327 पद खाली हैं। रेलवे में 3,01,414 पद खाली हैं। डिफेंस सिविल मतलब डिफेंस वो अग्निवीर वाला नहीं है, जो सिविलियंस काम करते हैं, 2,64,706। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 80,000, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 8,000, वाटर रिसोर्सेज के 6,880, ऑडिट एंड अकाउंट के 30,000, एग्रीकल्चर के 2,000, होम अफेयर के 1.5 लाख, हेल्थ के 1,200। सिलसिलेवार अगर आप देखेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने अभी जो एम्स का उद्घाटन किया उसमें नॉन फैकल्टी पोस्ट 20,000 है, और जो फैकल्टी पोस्ट है वह 2,227 खाली है। सीनियर रेसिडेंट 9,996 खाली है, और जूनियर रेसिडेंट 345 खाली है। सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स बदहाली की कगार पर लाकर छोड़ दिए। ये रोजगार नहीं है, माफ कीजिएगा। ये जो अनिवार्य रूप से पद खाली थे 9,79,000, उनको भरा जाना था। मैं बता दूं, 2019 की एक रिपोर्ट आपकी और सारे चैनलों की, सारे पत्रिकाओं की, मोदी सरकार 2.0, पहले 100 दिन का लक्ष्य 75,000 नौकरियां प्रधानमंत्री ने आदेश दिए हैं कि पहले 100 दिन में मैं भर्ती कर लूंगा, और आइडेंटिफाई करके दें कि कहां कहां कितने पोस्ट खाली हैं। 19, 20, 21, 22, 4 साल हो गए अखिलेश जी। कब तक ये कोविड के क्राइसिस के पीछे छुपेंगे? ठीक है। देश में 2 करोड़ रोजगारों का, आखिरी बात, 2 करोड़ रोजगारों का वादा जो किया था, उसमें हाल ये कर दिया कि 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। जो 6 करोड़ एमएसएमई में 11 करोड़ लोगों को नौकरियों के अवसर उपलब्ध होते थे, जिसका जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है, एक्सपोर्ट में 40% कंट्रीब्यूशन है, उसको पूरा कोलैप्स कर दिया। इसीलिए जो आप दिखा बेरोजगारी की दर आजाद भारत के इतिहास में सर्वाधिक दिखा रहे हैं, उसका मूल कारण है। और आपका आंकड़े काफी सारे हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। कांग्रेस सीधे तौर पर यह कह रही है कि जो हालात हैं देश में वो काफी भयानक हैं, और जो कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं वो शायद काफी ना हो। जो 10 लाख नौकरियों की बात की जा रही है, ये केवल वो पद हैं जो कि अभी तक सरकार में खाली हैं, केवल इन्हें ही भरने की बात हो रही है। नए रोजगार का क्या, और इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है उसको किस तरह से आप निपटेंगे? धन्यवाद अखिलेश जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभय जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, और मैं ऐसा फर्जी सच्चाई और धरातल पे बात करना बहुत ही न्याय संगत और तर्कसंगत होगा। आप देखिए, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। यदि अभय दुबे जी के आंकड़े देखे जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था भूटान की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन आज हम लोग 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहुंच गए हैं, यूके को छोड़कर। दूसरी चीज, अभी भारत का निर्यात, अभय दुबे जी मेरे से ज्यादा बड़े विद्वान हैं, क्या मुझे खुद बताएंगे कि कितना निर्यात है इस समय देश का? देश का निर्यात इस समय अपने ऐतिहासिक स्तर के ऊपर है। तीसरी चीज, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2014 में जब अभय दुबे जी की सरकार थी तब क्या था और वर्तमान में क्या है, मैं पूछना चाहता हूं मेरे आदरणीय अभय दुबे जी से। 5वां प्रश्न, इतनी सारी बातें कर रहे हैं बेरोजगारी की और इतनी सारी बातें कर रहे हैं महंगाई की, मैं इनसे पूछता हूं, WTO में सब्सिडी हटाने के लिए किसने सिग्नेचर्स किए थे? देश के अंदर ऑयल बॉन्ड कौन लाया था? और आज जो सिलेंडर है, जो अभी इन्होंने रोजगार की बात की, सिलेंडर की भी बात की, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं उसकी सब्सिडी हटाने का श्रेय किसको जाता है? लेकिन मैथिल जी, मुद्दा बेरोजगारी का है, रोजगार का है। सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि भारत जो है वो 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये जॉबलेस ग्रोथ है, यहाँ पे नौकरियों के अवसर जो है वो सृजित नहीं हो रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, ये जो एक टैग दिया गया ना आपके द्वारा या फिर जितने भी विरोधी हैं उनके द्वारा, जॉबलेस ग्रोथ, ऐसा हो नहीं सकता ना। 2004 से 2014 तक ये देश जो था, ये देश केवल और केवल इंपोर्टर बन के रह गया था। ये देश चीन का एक औपनिवेश की तरह हो गया था। इस देश की कोई भी चीज बनने के लिए सीधा चाइना जाती थी। प्रधानमंत्री जी जब से आए, सत्ता संभाली,
उसके बाद से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभय दुबे जी से, बहुत 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 विद्वान है, क्या इनके समय में कितने यूनिकॉर्न डेवलप हुए? और आज माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अभय जी का जवाब ले लेता हूं। सूर्य प्रकाश जी, मेरे पास समय की कमी, माफी चाहता हूं अभय जी, कई सारे सवाल आपसे पूछ लिए हैं। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो रही है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो ये सारी जो चीजें हो रही है इससे रोजगार का सृजन हो रहा है। तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है मोदी सरकार पर, वो सरासर गलत है, क्योंकि पिछले 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था में काफी ऊंचाइयां छुई हैं। अखिलेश जी, मेरे काबिल दोस्त को जानना चाहिए कि जो चाइना का जिक्र किया ना, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि चाइना का इंपोर्ट $100 बिलियन हो गया है। आप जानते हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स को पढ़िए, आप ही की सरकार में उसने कहा है कि जो गैर जरूरी चीजें थी, साइकिल है, खिलौने हैं, होम अप्लायंसेस है, इनका चाइना से बेतहाशा इंपोर्ट किया गया। ट्रेड डेफिसिट को पढ़िए आप, हिंदुस्तान का ट्रेड डेफिसिट आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा है। फॉरेक्स रिजर्व पर ध्यान दीजिए, आज जो रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, क्योंकि हम इंपोर्ट की इकोनॉमी है। चाइना को तो फायदा होता है उनके मुद्रा के अवमूल्यन से, हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो बुनियादी सवाल देश के सामने रोजगार का है, तो मैं बता दूं कि अभी जब इन्फ्लेशन का डेटा आया सितंबर माह का, तब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डेटा आया। मैं बता तो रहा हूं आपको, बहुत खस्ता हालत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है। हमने बेतहाशा चाइना से इंपोर्ट करके हमारे एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए मोदी सरकार के। माफी चाहता हूं, समय की कमी है। सूर्य प्रकाश जी जवाब देना चाहते हैं, 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। सूर्य प्रकाश जी, मैं इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा। अखिलेश जी, मैंने पहले भी बोला कि मेरे आदरणीय विद्वान जो अभय दुबे जी हैं, इनको सही तथ्य रखने चाहिए। मैं केवल इतना इनसे कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता से कि देश की अर्थव्यवस्था में इस समय जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के द्वारा 200 से ज्यादा यूनिकॉर्न डेवलप हुए हैं, उनसे कितना रोजगार हुआ है। और रोजगार का अर्थ सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, रोजगार का अर्थ केवल और केवल नौकरी नहीं होता है। आप लोगों ने, यदि आप बोल रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा है, तो आखिर आपने क्या किया था 60 साल की आपकी आईना दिखाया जाए है, उसका जवाब और उसको पूरा करना। आज मैं माफी चाहूंगा सूर्य प्रकाश जी, अभय जी, मेरे पास समय इतना ही है। इस चर्चा पर आज समय की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। वो केवल 1.5 महीने ही प्रधानमंत्री रही। आज अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि वो जनादेश पर अमल नहीं कर सकी। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।